मित्रों, कोविड-19 महामारी के काफी गंभीर दुष्परिणाम हमारे देश को भुगतने पड़े हैं। कोविड की दूसरी लहर में देश के लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और हजारों बच्चे अनाथ हो गए। इस अति दुष्कर महामारी से निपटने में देश के सभी संसाधन, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों के साथ ही वित्तीय संसाधन भी शामिल हैं, कम पड़ गए थे। स्वास्थ्य संसाधनों के कम पड़ जाने के कारण हजारों लोगों को उपयुक्त इलाज मुहैया नहीं कराया जा सका। देश ने इस बीमारी को आपदा तो घोषित किया, किंतु इसके अति विकराल और निरंतर चलने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए इसके प्रबंधन पर ही मुख्य रूप से फोकस किया गया। इसी वजह से इस बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि या मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई थी। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने अनुग्रह राशि की भी व्यवस्था की है। यह पूरा प्रकरण क्या था तथा सरकार द्वारा क्या व्यवस्था किस तरह से की गई है, इस बारे में मैं आपको प्रकरण के सभी कानूनी बिंदुओं समेत सभी तथ्यों को इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। कृपया वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। कोविड महामारी से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दो जनहित याचिकाएं श्री गौरव कुमार बंसल और श्री दीपक कंसल द्वारा दिनांक 10/5/2021 और 13/5/2021 को दायर की गई थी। आप सभी को पता है कि उस समय देश कोविड महामारी की दूसरी लहर की चपेट में था और हजारों लोग उपयुक्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने के कारण, उपयुक्त उपचार नहीं मिलने के कारण मारे जा रहे थे। उस समय लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसी पीरियड में इन दो व्यक्तियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। ये सभी रिट याचिकाएं केंद्र सरकार एवं सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों के विरुद्ध दायर की गई थी। इन याचिकाओं में एक अन्य संवैधानिक निकाय को भी पक्षकार बनाया गया था, जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से या अंग्रेजी में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इन रिट पिटिशनों में दो आवेदन इंटरवीनर बनते हुए कोविड महामारी के मृतकों के परिजनों द्वारा भी लगाए गए थे, जिसमें रिट पिटिशनों में की गई प्रार्थनाओं को ही समर्थन किया गया था। इन रिट याचिकाओं में मुख्य रूप से यह मांग की गई थी कि सरकार कोविड महामारी से मारे गए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि या जो भी वह अधिसूचना जारी करके निर्धारित करे, वह राशि प्रदान करे। उसके अलावा जो अन्य मांग मुख्य रूप से रखी गई थी कि महामारी में मारे गए मृतकों के परिजनों को एक सरकारी दस्तावेज या अभिलेख जारी किया जाए, जिसमें कि उनकी मौत का कारण स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो और यह लिखा हुआ हो कि वो कोविड महामारी की वजह से मारे गए हैं। इस तरह की प्रार्थना मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार से की गई थी। इसके अलावा एक अन्य प्रार्थना यह की गई थी कि सरकार सभी कोविड महामारी के प्रभावित लोगों को सामाजिक सुरक्षा और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। इस मामले को समझने के लिए आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार द्वारा देश में समय समय पर घटित होने वाली आपदाओं के प्रबंधन और उससे जुड़े विषयों
पर एक अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कहा जाता है। इस अधिनियम के सेक्शन 3 में एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन की बात कही गई है, और इस तरह की अथॉरिटी देश में बनाई जा चुकी है। इसके अलावा भी प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक स्टेट लेवल या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना हुआ है। इसी तरह जिला स्तर पे भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इस अधिनियम में आपदा को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। आपदा से अभिप्राय किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से होने वाली ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट विपत्ति या घोर घटना है जिसका परिणाम जीवन की सारवान हानि या मानवीय पीड़ाएं या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अपक्रमण है, और ऐसी प्रकृति या परिणाम का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है। इसी प्रकार अधिनियम में आपदा प्रबंधन को भी परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आपदा प्रबंधन से अभिप्राय एक ऐसी योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरंतर और एकीकृत प्रक्रिया से है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। पहला, किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण। दूसरा, किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी। तीसरा, क्षमता निर्माण। चौथा, किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां। पांचवा, किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में तुरंत बचाव। छठवां, किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण। सातवां, निष्क्रमण, बचाव और राहत। और आठवां, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। मित्रों, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जारी किया गया था, जिसमें दो प्रकार की आपदाओं का उल्लेख है। पहला, प्राकृतिक आपदाएं, और दूसरा, मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में जैविक प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में यह अनिवार्य प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सरकार से किसी भी तरह की आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के संबंध में राहत के न्यूनतम मानक निर्धारित करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की अनुशंसा करेगा, जिसमें किसी आपदा से मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाले मुआवजा की राशि का भी प्रावधान होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुशंसा पर ही दिनांक 8/4/15 को जारी किए गए परिपत्र में सहायताओं की सूची और उसके मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष या राज्य आपदा राहत कोष से राशि व्यय की जा सकती है। इस सूची में यह प्रावधान है कि किसी भी आपदा में मृतक व्यक्ति के परिजनों को रुपए 4 लाख की राशि अनुग्रह राशि के रूप में प्रदान की जाए। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 मार्च 2020 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें देश में कोविड वायरस के फैलाव को अधिसूचित आपदा मानते हुए इस आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य आपदा राहत कोष से राशि व्यय किए जाने की अनुमति दी गई थी। इस
परिपत्र में लोगों को क्वारंटीन करने की व्यवस्था, सैंपल कलेक्शन और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय के साथ ही अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य उपकरणों की खरीदी को भी शामिल किया गया था। किंतु इस परिपत्र में कोविड महामारी से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि देने की बात नहीं कही गई थी, जिसका आशय था कि सरकार ने मुआवजा राशि का प्रावधान नहीं किया था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोविड की दूसरी लहर के समय महामारी से मृत हुए लोगों के लिए अस्पतालों और नगरीय निकायों आदि द्वारा जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे, उसमें या तो मृत्यु के कारणों का उल्लेख नहीं था या कोविड-19 के स्थान पर किसी अन्य बीमारी का उल्लेख किया जा रहा था। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी तथा इसका समाधान भी इन जनहित याचिकाओं में चाहा गया था, क्योंकि यदि मृतक के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा ऐसा कोई सरकारी अभिलेख प्राप्त नहीं होगा जिसमें मृत्यु का कारण कोविड-19 बीमारी लिखा हो, तो वे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली स्कीम्स का लाभ उठाने के पात्र नहीं रह जाएंगे। वास्तव में एक बड़े जनहित के रूप में यह आवश्यक है कि लोगों को सही मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हो जिसमें मृत्यु के कारण का उल्लेख हो। इसके अतिरिक्त मृत्यु के कारण सहित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जो वर्तमान प्रक्रिया है, उसका सरलीकरण भी किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में केंद्र सरकार की ओर से कोविड मृत्यु के लिए मुआवजा नहीं देने के संबंध में जो तर्क रखे गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला तो सरकार द्वारा यह कहा गया है कि जब संसद द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पारित किया गया था, तब डिजास्टर या आपदा के रूप में एक ऐसी तबाही या विपदा की कल्पना की गई थी जो एक बार आती है या इससे संबंधित घटना में कुछ समय के अंतराल के बाद या इससे संबंधित घटनाएं कुछ समय के अंतराल के बाद घटित होती हैं, जैसे चक्रवात, बाढ़ आदि। किंतु कोविड-19 एक लगातार जारी रहने वाली आपदा है जिसमें प्रतिदिन राशि खर्च करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है तथा इसमें रोज ही प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। अधिनियम पारित करते समय इस तरह के डिजास्टर या आपदा की कल्पना नहीं की गई थी, इसलिए अधिनियम के सेक्शन 12 को देखते समय इस फर्क को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरी बात सरकार ने कही कि लगातार बनी रहने वाली आपदा होने के कारण इस आपदा में जो राहत पहुंचाने के मानदंड हैं, वे भी अलग हैं, क्योंकि इसमें लोगों का उपचार अत्याधुनिक और निरंतर बनने वाली उन्नत चिकित्सा सेवाओं से करना पड़ता है। तीसरी बात सरकार ने कही कि अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत राहत पहुंचाने के रूप में सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है, तथा ऐसे लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना जो सीधे कोविड मरीजों के संपर्क में रहकर काम कर रहे हैं आदि शामिल हैं। तथा इन सब कार्यों में मात्र राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से ही नहीं, भारत की संचित निधि से भी राशि खर्च की जा रही है। सरकार ने कोर्ट के सामने कोविड महामारी के प्रबंधन पर खर्च होने वाली राशि का संपूर्ण ब्यौरा रखा तथा तीसरी बात यह कही कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार मुआवजा देने की स्थिति में है या नहीं। असल मुद्दा यह है कि सरकार के पास जो भी वित्तीय और दूसरे संसाधन है, उसका उसे आवश्यकता और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायपूर्ण ढंग से उपयोग करना है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा मुआवजे को लेकर मुख्य रूप से पहला तो यह कहा गया कि सरकार ने जो परिपत्र दिनांक 14/3/2020 को जारी किया था, उसमें महामारी को राज्य आपदा कोष से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है।
इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधान लागू होते हैं तथा जैसा कि मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 8/4/15 में प्रावधान है कि किसी भी आपदा से मृतक व्यक्ति के परिजनों को रुपए 4 लाख की राशि दी जाएगी, तो यह राशि कोविड-19 के मामले में भी दी जानी चाहिए। दूसरी बात यह कही गई कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में मृतक के परिवार को जो अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है वह सरकार का सांविधिक दायित्व है। इसके अलावा क्योंकि यह मामला प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यह सरकार का संवैधानिक दायित्व भी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कही गई है कि सेक्शन 12 में 2 बार सेल शब्द का उपयोग हुआ है, जो सरकार पर अनिवार्य दायित्व अधिरोपित करता है। इसे मे के रूप में यानी किया जा सकता है नहीं माना जा सकता, क्योंकि मृत्यु पर मुआवजा देना एक सांत्वना देने जैसे मामले से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णित 3 न्याय सिद्धांतों का भी हवाला दिया गया, जिसमें पहला है स्वराज अभियान बनाम भारत संघ, यह वर्ष 2016 का मामला है। दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम बनाम बर्दीचंद, ये 1980 का मामला है। और तीसरा खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ये 1981 का मामला है। इन तीनों ही मामलों में यह कहा गया है कि वित्तीय संसाधनों की सीमितता या उनके खर्च करने की प्राथमिकता किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के रास्ते में रोड़ा नहीं बननी चाहिए। इसी प्रकार सही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के मुद्दे पर बात रखी गई, जिसके लिए एक सांविधिक तंत्र बना हुआ है तथा जो लोग मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोविड मृत्यु को डॉक्टर या कोई अन्य प्राधिकारी कोविड मृत्यु ही लिखे, अन्य कोई बीमारी ना लिखी जाए। इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को जो निर्णय दिया गया है, उसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए गए हैं कि जैसा कि एक्ट के सेक्शन 12 में प्रावधान है, वह कोविड-19 से मृत हुए लोगों के परिजनों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष अथवा राज्य आपदा राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की अनुशंसा करे। इसमें न्यायालय ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यह छूट प्रदान की कि वह कोष की आवश्यकता और उपलब्धता के मद्देनजर सरकार की प्राथमिकताओं और दूसरी राहतों को देखते हुए निर्णय ले सकती है। इस कार्य के लिए न्यायालय द्वारा 6 सप्ताह की समय सीमा भी निर्धारित की गई। उपयुक्त प्राधिकारियों को न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे कोविड-19 से मृत्यु ऐसा उल्लेख करते हुए मृतकों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की जो प्रक्रिया अभी है वह उसका सरलीकरण किया जाए। ऐसी प्रक्रिया में इस बात की भी व्यवस्था हो कि जो मृतक के परिजन उनको प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र से संतुष्ट नहीं है, उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र को सही कराने का अवसर दिया जाए और उन्हें संशोधित मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करने की व्यवस्था की जाए। निर्णय के परिपालन में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2021 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं, जिसमें सभी मृतकों और साथ में राहत ऑपरेशन या राहत तैयारियों से जुड़े लोगों को भी यदि उनकी मृत्यु कोविड से होना प्रमाणित होती है, रुपए 50,000 की राशि अनुग्रह राशि के रूप में देने की अनुशंसा की गई है। साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी उन गाइडलाइंस को भी इस पत्र के साथ संलग्न करके भेजा है, जिसके तहत किसी मृत्यु को कोविड-19 के कारण मृत्यु घोषित किया जाना है। गाइडलाइंस के अनुसार राज्य आपदा राहत कोष से अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी तथा इसका वितरण जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। मुआवजा पाने के लिए लोगों को राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्म में चाहे गए दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा जिसमें कोविड-19 से मृत्यु होने का उल्लेख हो। जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज का प्राचार्य या मेडिकल सेक्शन का विभाग अध्यक्ष, यदि उस जिले में मेडिकल कॉलेज है तो, तथा एक विषय विशेषज्ञ होंगे। यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर किसी भी तरह की शिकायत है तो वह जिला कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर यह कमेटी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार विचार करेगी। यदि कमेटी का निर्णय आवेदक के पक्ष में नहीं होगा तो उसके लिए स्पष्ट लिखित कारण बताया जाएगा। कोविड-19 महामारी से मृतक होने पर परिजनों को अनुग्रह राशि देने की प्रक्रिया निरंतर रूप से इस महामारी के आगे के फेजेज में भी चलती रहेगी। इसे बंद करने के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को एक परिपत्र दिनांक 3 सितंबर 2021 को जारी किया गया है, जिसके साथ कोविड-19 मृत्यु के संबंध में सरकारी अभिलेख जारी करने बाबत गाइडलाइंस संलग्न की गई हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार उन मृत्युओं को कोविड-19 से मृत्यु माना जाएगा जिनमें आरटी-पीसीआर टेस्ट, मॉलिक्यूलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए अथवा किसी अस्पताल में क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन या इन पेशेंट फैसिलिटी में किसी ट्रीटिंग फिजिशियन द्वारा व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव पाया गया हो। गाइडलाइंस में कहा गया है कि जहर खुरानी, आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को कोविड-19 से होने वाली मृत्यु नहीं माना जाएगा, चाहे ऐसे व्यक्तियों को साथ में कोविड भी रहा हो। ऐसे कोविड प्रकरण जिनकी अंतिम पहचान नहीं हो पाई तथा जिनकी मृत्यु अस्पताल या घर में हुई है तथा जिनमें मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ फॉर्म 4 या फॉर्म 4A में जारी किया गया है, जिसका उल्लेख जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 में है, उन्हें कोविड-19 डेथ माना जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के महापंजीयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंजीयकों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेंगे। किसी भी व्यक्ति के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के अथवा उसके क्लिनिकली कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिवस के भीतर मृत्यु हुई हो तो ऐसी मृत्यु को कोविड से मृत्यु माना जाएगा, चाहे मृत्यु अस्पताल में हुई हो या घर में। किंतु यदि कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति 30 दिवस के बाद भी अस्पताल में या इन पेशेंट फैसिलिटी में लगातार भर्ती रहा हो तो उसकी 30 दिवस के बाद हुई मृत्यु को भी कोविड मृत्यु ही माना जाएगा। जिनमें ऐसे प्रकरण जिनमें कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है या मृतक के परिजन जारी किए गए प्रमाण पत्र से संतुष्ट नहीं है तथा जो पूर्व में बताए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके मामलों का निपटारा जिला स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति करेगी। यदि समिति प्रकरण को सही पाती है तो वह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए फॉर्मेट में संशोधित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगी। इस कार्रवाई के लिए समिति को समय सीमा आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस तक दी गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 सितंबर 2021 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को परिपत्र जारी किया गया है,
जिसमें उसके द्वारा पूर्व में जारी किए गए परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2015 में संशोधन किए जाने का उल्लेख है। संशोधन के रूप में मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए परिपत्र में एक नई एंट्री 1F को जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि कोविड-19 से मृतकों के परिजनों को रुपए 50,000 की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा परिपालन रिपोर्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 23/9/2021 को प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि देश में जनसंख्या और अति जनसंख्या जैसी समस्याओं के होते हुए भी कुछ किया गया है, तथा जो भारत ने किया है वह विश्व में कोई अन्य देश नहीं कर पाया है। हमें खुशी है कि बहुत से पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछने के लिए कुछ किया गया है, तथा यह पीड़ित परिवारों को थोड़ी सांत्वना देगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग वैक्सीन के 2 डोज अवश्य लगवाएं।